Good morning, students. This is your science class 8. लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने सम यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था। यहाँ पे फर्स्ट जो टॉपिक है, यहाँ पे देखो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका है प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, और इसमें जो सेकेंड टॉपिक है इसी में ही वो है वैक्सीन। ये यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। तो यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। अब व्हाट इज एंटीबायोटिक? एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमें दिमाग में आता है कि एंटीबायोटिक्स होते क्या है। एंटीबायोटिक्स जो होते हैं, एंटीबायोटिक्स यू कैन से दैट इज ए मेडिसिन। और जब आपने डॉक्टर के पास गए होंगे, वहाँ पे अगर आपको नॉर्मल जो वायरल होता है जिसमें कफ, स्नीज, फीवर ये चीज होती हैं, तो डॉक्टर जो भी मेडिसिन देता है उसके साथ एक एंटीबायोटिक देता है कि आप इसको लीजिए। एंटीबायोटिक क्रिएट एंटीबॉडीज अगेंस्ट एनी ऑफ डिजीज। यानी कि एंटीबायोटिक जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जाके जो डिजीज है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसके जो केमिकल्स के अगेंस्ट क्या करता है, इम्यूनिटी क्रिएट करता है। देखो इम्यूनिटी, व्हाट इज इम्यूनिटी? मैं बार बार इम्यूनिटी का नाम ले रहा हूँ। तो इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी तो होती है, एबिलिटी होती है टू बी अगेंस्ट एनी ऑफ डिजीज। जैसे आपने कभी सुना होगा कि सर ये जो मेरे जो क्लासमेट है, आपका जो भी फ्रेंड है, कि वो जल्दी बीमार हो जाता है, बहुत जल्दी बीमार होता है। मैं इतना जल्दी बीमार नहीं होता हूँ, हम साथ ही रहते हैं, एक ही क्लाइमेट में रहते हैं, फिर भी वो जल्दी बीमार होता है, मैं जल्दी बीमार नहीं होता। तो डिफरेंस कहाँ है? बॉडी सेम है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेम है, सेम फंक्शन है, सेम ऑर्गन्स है, फिर भी वो बीमार जल्दी होता है, बीमार जल्दी नहीं होता। डिफरेंस है इम्यूनिटी का, इम्यून सिस्टम का। कई जो होते हैं उसके अंदर एंटीबॉडीज जो होते हैं वो नहीं कब बनते हैं, जो कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हम इन्फेक्टेड होते हैं तो इजीली बीमार हो जाते हैं। और कई पर्सन ऐसे होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। हम वी कैन से दैट, सिंपल भाषा में बता दूं कि जो डिजीज होते हैं ना उसके अगेंस्ट जो हमारी पावर है डिजीज से लड़ने की, उसी को इम्यून सिस्टम बोलते हैं। तो किसी का वीक होता है, देखो अगर अभी जो कोरोना क्राइसिस चल रहा है उसमें जो गवर्नमेंट है उसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अबव 60 ईयर और बिलो 10 एज के छोटे बच्चे और बूढ़े व्यक्ति है वो बाहर ना निकले। गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कहा? इसलिए कहा क्योंकि छोटे जो बच्चे होते हैं और जो एज्ड पर्सन होते हैं उनकी इम्यून सिस्टम जो होता है, इम्यूनिटी पावर होती है वो कम होती है, वो इजीली इन्फेक्टेड हो जाते हैं एनी ऑफ डिजीज। समझ में क्लियर हुआ? एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्लियर हुआ क्या होता है? एंटीबायोटिक्स जो है हमारी बॉडी के में एंटर करने के बाद हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज क्रिएट करते हैं। तो देखो एंटीबॉडीज को मैं बोल सकता हूं कि एंटीबॉडी सोल्जर है, और जो एनी ऑफ डिजीज या एनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि हार्मफुल है वो हमें नुकसान पहुंचाएगा, इट मींस एनिमी। तो सोल्जर जो होता है उस एनिमी जो होता है उसको मार देता है। इट मींस एंटीबायोटिक्स क्रिएट एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज वर्क अगेंस्ट एनी ऑफ पैथोजेंस। पैथोजेंस मींस हार्मफुल ऑर्गेनिज्म टू बी एंटर इन आवर बॉडी। हार्मफुल पैथोजेंस हैं, बीमारी के कण मान सकते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, उसके अगेंस्ट जो होता है एंटीबायोटिक से काम करता है। क्लियर? अब यहाँ पे देखिए कि एंटीबॉडीज जो कि ग्रीक वर्ड है जो है अगेंस्ट लाइफ। अगेंस्ट लाइफ ह्यूमंस की अगेंस्ट की लाइफ नहीं, जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी लाइफ के अगेंस्ट वर्क करता है। अब यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और यहाँ पे मैंने एक
एंटीबायोटिक लिखा है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन obtained from फंगस। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था उन्होंने फंगस पेनिसिलियम नोटेटम, फंगस पेनिसिलियम नोटेटम से उन्होंने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया। सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, याद रह जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जैसे पेनिसिलिन और भी हम कह सकते हैं, जैसे कि बहुत से ऐसे एंटीबायोटिक्स होते हैं जैसे कि टेट्रासाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, ये सारे के सारे एंटीबॉडीज हैं। और एंटीबॉडीज जो होते हैं हमें देखो, सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था सबसे पहले उन्होंने पेनिसिलिन नोटेटम फंगस से एंटीबायोटिक्स पेनिसिलिन फॉर्म की थी। इसमें मैंने आपको अलग अलग जो है टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोसाइक्लिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। अब बात आ गई कि सर क्या हम डायरेक्टली किसी में मेडिकल शॉप से एंटीबायोटिक लाकर खा सकते हैं या ले सकते हैं? सबसे पहले should to be taken any of antibiotic तो एडवाइस करो डॉक्टर, बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप ऐसा कतई ना करें। सेकंड जो है जैसे कि एक्सेस डोज जो होता है इनका ये नहीं, क्योंकि अगर जितनी नीड है उससे ज्यादा एंटीबॉडीज बन गए तो उसका रीजन क्या होगा, उसका कारण क्या होगा? उसका कारण में हमारे सिम्टम्स होंगे, वो होंगे एलर्जिक, हमारे बॉडी में एलर्जी हो जाएगी अगर आवश्यकता से अधिक एंटीबॉडीज क्रिएट हो गए। इसलिए एंटीबॉडीज जो है हमें डॉक्टर की एडवाइस से लेनी चाहिए और एक्सेस डोज है डोज वो हमें नहीं लेनी चाहिए। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज के बारे में द वर्ड्स मीनिंग, ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग क्या होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो था तो फर्स्ट उन्होंने पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक है उसको डिस्कवर किया था और जो कि एक फंगस से किया। नेक्स्ट वैक्सीन। वैक्सीन, व्हाट इज वैक्सीन? इन योर चाइल्डहुड यू वुड हैव बीन इंजेक्शन, बचपन में आपने इंजेक्शन जरूर लगाया होगा। तो इंजेक्शन जो होता है होते क्या है इंजेक्शन? वैक्सीनेशन में जो इंजेक्शन हमारे लगाए जाते हैं, जो लिक्विड जो होता है उसमें ऐसा क्या होता है जो कि हमें प्रोटेक्ट करता है एनी ऑफ डिजीज। अब यहाँ पे आपने अगर आप अपने घर पे मदर से ऐसा पूछोगे कि मुझे कौन कौन सी वैक्सीनेशन दी गई है तो आपको बताएंगे कि कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। MMR, मिजलस, मॉप्स और रूबेला। मैं आपको बता दूं कि लास्ट 2 या 4 या 5 या 6 महीने पहले आपके स्कूल में रूबेला की वैक्सीनेशन की गई थी, जिसमें आपको कहा गया था कि आप अगर कुछ खा के आए हो तो आप ये जो वैक्सीनेशन आपको की जाएगी, अगर आपको याद है। मॉप्स, मिजलस एंड रूबेला, ये जो वैक्सीनेशन है इस डिजीज के अगेंस्ट काम करती है। सेकंड डीपीटी वैक्सीनेशन जो होती है वो होती है डिप्थीरिया के लिए। पोलियो, आपको पता है कि पोलियो वैक्सीनेशन जो होती है वो स्टार्ट होती है 0 ईयर टू 5 ईयर एंड एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद ये वैक्सीनेशन की जाती है। अब यहाँ पे है BCG, बैसिलस क्लैमिडीग्रियंस, BCG वैक्सीनेशन। यहाँ पे हमारे लोकल में इसको टीका भी बोलते हैं। BCG का टीका, MMR का टीका, रूबेला का टीका, DPT का टीका, पोलियो का टीका, ये वैक्सीनेशन को हम टीका भी बोलते हैं। इंजेक्शन मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक लिक्विड बोल सकते हैं, इसके अंदर क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं थोड़ा पोलियो के बारे में क्लियर कर देता हूँ कि पोलियो
कि जो ड्रॉप्स होती हैं, देखो ड्रॉप्स हम एक डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, और पोलियो वैक्सीनेशन में होता है क्या, पोलियो वैक्सीनेशन में 2 ड्रॉप्स जो होती है वो दी जाती है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि सर हर आफ्टर 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद 2 ड्रॉप्स एक साथ क्यों नहीं दे देते सारी, ये जितने भी ड्रॉप्स है जो लिक्विड है जो वैक्सीन है वो सारी एक साथ क्यों नहीं दे देते। अब दिमाग में सवाल उठता है कि 6 महीने के बाद भी क्यों दी जा रही है। तो पोलियो वैक्सीनेशन या पोलियो ड्रॉप्स में एक्चुअली में होता क्या है, पोलियो वैक्सीन हैविंग डेड और इनएक्टिव पोलियो वायरस। पोलियो वायरस, तो सवाल उठता है कि पोलियो वायरस है तो पोलियो हो ही जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे कहा डेड एंड इनएक्टिव पोलियो वायरस, डेड है और इनएक्टिव है, और डेड और इनएक्टिव में जैसे ही बॉडी में एंटर करते हैं और इम्यून सिस्टम, अब अगर मैं यहाँ बात करूं तो पोलियो वायरस है वो बॉडी के लिए एक न्यू माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो जैसे ही बॉडी में एंटर करेगा और इम्यून सिस्टम टू आइडेंटिफाई आउट फॉरेन पैथोजेंस, यानी कि बाहरी पैथोजेंस के रूप में उसको आइडेंटिफाई करेगा और क्या करेगा, उसके अगेंस्ट क्रिएट करेगा एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज क्रिएट करेगा। अब हर 6 महीने के बाद इसलिए दी जाती है कि उसमें जो एंटीबॉडीज होते हैं, द नंबर्स ऑफ एंटीबॉडीज इंक्रीज ईयर बाय ईयर, लास्ट 5 इयर्स। तो लाइफ टाइम के लिए हमारी बॉडी में पोलियो वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बन जाते हैं। तो सिंपल कह सकते हैं कि जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे 6 महीने, 1 साल, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर तक आप मुझसे पढ़ते रहेंगे तो मेरा जो फेस है, मेरी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको याद हो जाएगी। अगर मैं आपको 15 साल के बाद मिलूंगा तो आप मुझे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेंगे कि ये साइंस के सर है। सेम प्रोसेस यहाँ होती है, हमारे इम्यून सिस्टम को पोलियो वायरस को याद करवाया जाता है कि ये पोलियो वायरस है जो कि हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज जो है उसमें हमारे इम्यून सिस्टम में लाइफ टाइम के लिए एंटीबॉडीज मेमोराइज कर लेते हैं पोलियो वायरस। क्लियर? सेम बीसीजी बैसिलस, ये जो बीसीजी वैक्सीनेशन अगेंस्ट टीबी। अब यहाँ पे बात होती है कि वैक्सीनेशन, फर्स्ट वैक्सीनेशन मेड बाय एडवर्ड जेनर, इसको बोलते हैं फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी मींस वेयर स्टडी इम्यून सिस्टम, जहाँ पे इम्यून सिस्टम की स्टडी की जाती है, जो इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। जैसे बायोलॉजी में बॉटनी और जूलॉजी की स्टडी की जाती है, वैसे ही इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो भी होती है उसमें इम्यूनोलॉजी स्टडी की जाती है। अब एडवर्ड जेनर जो फर्स्ट वैक्सीन उन्होंने इन्वेंट की थी वो थी स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स हिंदी में बोलते हैं उसको माता निकलना, स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट वैक्सीन जो थी, जो इन्वेंट की गई थी वो थी स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया है, तो आप अपनी बुक में इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक्स फ्रेंड्स।